हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल की वीडियो में हमने हिमालय की विस्तृत चर्चा कर ली थी। हिमालय में हमने बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक तीनों को एक एक करके पढ़ लिया था अच्छे से डिटेल में कि वो वहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सिडनी बोरार्ड नाम के एक भूगोलविद थे, यानी कि जियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने नदियों के बहने के आधार पर हिमालय को 5 भागों में बांटा है। तो उसको आज हमें पढ़ना है। सिडनी बोरार्ड के हिसाब से उन्होंने किस क्रम में बांटा है हिमालय को, वो आज हम पढ़ जानेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम में यानी कि समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में इनके विभाजन के आधार पर भी क्वेश्चन बनते हैं। क्या नाम है इनका? सिडनी बोरार्ड। सिडनी बोरार्ड। तो हम एक एक करके इनके विभाजन के क्रम को पढ़ेंगे कि इन्होंने किस किस नदी के क्रम को बांटा है, किस मतलब किन नदियों के बीच में कौन सा क्षेत्र है। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। चैनल आप लोग के लिए हर रोज इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करता रहता है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर विदाउट एनी डिले वीडियो शुरू करते हैं। तो ये सिडनी बोरार्ड है, ये रहा है, ठीक है। तो फिर सिडनी बोरार्ड ने क्या बताया, इन्होंने नदियों के बहाव के आधार पर 5 तरह से विभाजित किया है हिमालय को। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। और अगर आपके पास एटलस हो तो बहुत अच्छा है। एटलस अपने सामने खोल लीजिए, जिससे आपको बेहतर ढंग से समझ आएगा। और सामने जो आप अपने दीवार पे मैप लगा के रखे हैं ना, उसे आज देख भी लीजिए। जो कभी आप नहीं देखते, मुझे पता है। तो वो आज जो आपके वॉल पे लगा है मैप, उस अगर एटलस नहीं रखा है तो उस पे अपने वॉल के मैप पे आप देखिए। इसमें भी मैप है, लेकिन आपको उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें नदियों का जो बहाव है वो दिखाया नहीं गया है इस मैप में। जहाँ नदियों का भी बहाव दिखेगा तो वो मैप आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहला विभाजन इन्होंने कैसे किया? सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो क्षेत्र था, सिंधु और सतलज नदी, दो नदियां हैं ना। आपको पता है यहाँ से सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान से निकलती है, इस तरह से बहते हुए ये कुछ यहाँ लद्दाख से भी होते हुए सिंधु नदी आती है भारत में, और यहाँ ऐसे बहती है। उसके बाद सतलज नदी भी यही, सतलज नदी आपको पता है सिंधु नदी की ही सहायक नदी है। और ये यहाँ से थोड़ा पंजाब से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से होते हुए, कहाँ पे, यहाँ पे आके ये निकलती है। तो ये सतलज नदी हुई। तो ये सिंधु नदी जो है और सतलज नदी, इन दोनों के बीच का ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। क्योंकि ये नदी पंजाब से होकर बह रही है, आप देख ही रहे हैं। और इनके बीच का में पंजाब आ रहा है, जम्मू कश्मीर भी थोड़ा आ रहा है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? उन्होंने क्या बोला इसको? पंजाब हिमालय। तो ये क्षेत्र क्या हो गया? पंजाब हिमालय। और आपको पता है कि सिंधु नदी सिर्फ अकेले में ही, सिंधु को बहुत सारी नदियां सिंधु की सहायक नदी है। सिंधु की सतलज, रावी, झेलम, चेनाब, इस तरह से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं, ठीक है। दूसरा विभाजन इन्होंने क्या बताया? दूसरा विभाजन बताया कि सतलज नदी बह ही रही है, सतलज नदी और यहाँ पे काली नदी। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का जो क्षेत्र था, इन्होंने इसको क्या बोला? कुमाऊं हिमालय। क्या? कुमाऊं। तो सतलज नदी और काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय बताया। और आपको पता ही है, भारत पूरा एक तरह से आप देखेंगे तो एक इंसान की तरह ही दिखता है। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, और उसके ये जो सारी नदियां हैं, ये नदियां एक तरह से उसकी तंत्र है। जो हम जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ता है, उसी तरह से ये नदियां भी पूरे भारत को सींच रही हैं एक तरह से। तो नदियों नदियों का तो बहुत ही बड़ा एक विशाल तंत्र है भारत में। नदियों की कोई कमी नहीं है, कोई सदा नीरा है, कोई मौसमी नदियां हैं। तो वो एक जो ग्लेशियर से निकलती हैं वो सदा नीरा नदियां हैं, मतलब उनमें साल भर जल होता है। और जो मानसून पे डिपेंड करती हैं वो सीजनल है, उनमें मानसून के समय पे ही जल आता है। लेकिन जो है नदियों का एक विशाल तंत्र है भारत में। तो जो ये काली नदी को आपको मैं बता दूं कि काली नदी जो है, इसी को शारदा नदी भी कहते हैं। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र था, उसको कहा कुमाऊं हिमालय।
तीसरा विभाजन इन्होंने क्या कहा, और ये काली नदी ना उत्तराखंड के जो है भारत का, ये यूके यहीं से होके ऐसे बहती है। तो काली नदी और सतलज नदी को के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय। आप किया करिए कि ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। कई बार उसको इसलिए मैं रिपीट करती हूँ जिससे आपको याद भी हो जाए साथ साथ। आपको क्लास के बाद बहुत कम ही एफर्ट डालना पड़े, लेकिन एक बार आप अगर क्लास के बाद ही पूरे नोट्स को पढ़ेंगे और उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको वो याद रहेंगी बाद में भी। तो अभी अभी तक हमने क्या चर्चा कर ली कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहते हैं। और ये किसके अनुसार, ये मैं बता रही हूँ, ये सिडनी बोरार्ड के अनुसार बताया जा रहा है। और सतलज और काली नदी या शारदा नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीसरा विभाजन है काली नदी से तिस्ता, यानी जो सिक्किम से निकलती है, यहाँ पे है सिक्किम से ये तिस्ता नदी निकलती है। और काली नदी, ये काली नदी उत्तराखंड मैंने आपको बताया ही। तो सिक्किम और उत्तराखंड के बीच का जो क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, इस बीच के क्षेत्र को, यहाँ से दो ये नदियाँ निकल रही है, काली नदी और तिस्ता नदी, और इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय। तो ये तीसरा विभाजन हो गया सिडनी बोरार्ड के अनुसार। और ये जो तिस्ता नदी है, ये तिस्ता नदी यहाँ सिक्किम से निकलती है और यहाँ बांग्लादेश में जाकर किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। सिक्किम से निकलकर बांग्लादेश में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और इनके बीच के क्षेत्र को कहते हैं नेपाल हिमालय, जिसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। और नदियों के आधार पर जो बांटा गया उसमें सबसे अधिक हिमालय की सबसे अधिक ऊंचाई तथा सबसे अधिक तीव्र ढाल इसी क्षेत्र में होगा। जो ये क्षेत्र मैंने बताया नेपाल हिमालय, इसी में सबसे ज्यादा अधिक ऊंचाई होगी और सबसे अधिक ज्यादा तीव्र ढाल भी होगा। यह क्षेत्र सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित भी होगा, मतलब यह इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाढ़ आएंगी। फिर चौथा विभाजन इन्होंने किया तिस्ता से दिहांग वाला क्षेत्र, जिसे असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश से ही दिहांग नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी ही है इसको, लेकिन अरुणाचल में क्या कहते हैं, दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसको तिस्ता नदी और अरुणाचल से निकलने वाली ये अरुणाचल से क्या नहीं निकलती, लेकिन अरुणाचल से बहती है दिहांग नदी। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है जिसे हम दिहांग नदी भी कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से निकलती है और इसको क्या कहते हैं, असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय, क्योंकि बीच में आपको पता है यहाँ पे असम भी आ रहा है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी आ रहा है, तो इसी वजह से इसको चाहे असम हिमालय कह सकते हैं या अरुणाचल हिमालय भी कह सकते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं। ये मैंने आपको एडिशनल जानकारी दी और ये क्वेश्चंस भी बनते हैं यहाँ से, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर सिडनी बोरार्ड की बात की जाए तो इन्होंने बेसिकली यही 4 विभाजन ही किए थे जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन बाद में एक और विभाजन कर दिया गया जो इन्होंने नहीं किया था, अन्य लोगों द्वारा किया गया। तो दिहांग से लेकर बराक नदी, यानी कि सूरमा, ये जो सूरमा नदी घाटी आप लोगों ने सुना होगा, सूरमा घाटी, तो बराक नदी ये सूरमा घाटी से के पास से होकर बहती है। तो दिहांग से लेकर बराक नदी के बीच के क्षेत्र को इन्होंने क्या कह दिया, पूर्वांचल हिमालय। तो ये विभाजन जो 5वां विभाजन है, ये सिडनी बोरार्ड द्वारा नहीं किया गया था, अन्य लोगों द्वारा किया गया था, लेकिन इसमें ये कंसीडर किया जाता है। और दिहांग से लेकर बराक नदी तक ये घाट जो क्षेत्र है उसको कहते हैं पूर्वांचल हिमालय। बराक नदी त्रिपुरा के उत्तरी भाग में तथा असम के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बराक नदी त्रिपुरा, त्रिपुरा आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे त्रिपुरा से लेके त्रिपुरा के उत्तरी भाग में और असम के दक्षिणी भाग में बहती है। तो इतनी सारी ये सिडनी बोरार्ड के हिसाब से आपको विभाजन आई होप समझ आ गया होगा। जो चीज़ें लिखनी है अभी मैं ये व्हाइट बोर्ड पे लिख दे रही हूँ। तो आप लोग को अब क्या क्या नोट करना है वो चीज़ें मैं बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर मैं लिखूंगी तो काफ़ी टाइम जाएगा उसमें। तो सिडनी बोरार्ड ने ये विभाजन किया, हिमालय को इन्होंने नदियों के बहने के आधार पर अनुदैर्ध्य रूप में बांटा, ये आप नोट कर लीजिए। और इन्होंने कितने भागों में बांटा, तो ये 4 तरह से बांटा इन्होंने, नदियों के क्रम के आधार पर 4 तरह से। बाद में एक और ऐड कर दिया गया जो अन्य लोगों द्वारा किया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं किया था, लेकिन ये कंसीडर विभाजन में ही किया जाता है।
तो पहला विभाजन था सिंधु और सतलज नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसकी लंबाई 560 किलोमीटर थी। दूसरा विभाजन है सतलज और काली नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसे कुमाऊं हिमालय कहते हैं, और इसकी लंबाई थी 320 किलोमीटर। बस आप किस किन नदियों के बीच बहता है, नाम क्या है उसका, बीच के क्षेत्र का, और लंबाई कितनी है, यही 3 फैक्ट्स आपको याद करने हैं यहाँ पे। और अगर वीडियो बहुत मैं जल्दी बोल के निकल जा रही हूँ तो आप वीडियो रोक कर अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। तीसरा विभाजन था काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र, और इसको हम जो है क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र, और इसको हम कहते हैं नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय की लगभग लंबाई कितनी थी, 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर नेपाल हिमालय की लंबाई थी। चौथा विभाजन था तीस्ता से दिहांग वाला क्षेत्र, यानी तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच का क्षेत्र, जिसको हम असम हिमालय या अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। और इसकी लंबाई कितनी थी, तो इसकी लंबाई लगभग 720 मीटर थी। यहाँ एक और नोट करने वाली बात जो है, जो आप नोट डाल के नोट कर सकते हैं, कि ब्रह्मपुत्र नदी को ही तिब्बत में सांगबो तथा अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र की नदी को किस नाम से जाना जाता है, इस वजह से ये आप नोट कर लीजिएगा। बाकी ये 4 विभाजन इनके आधार पर हो गया। इसके बाद आप जो बाद में विभाजन किया गया है, ये भी आप नोट में ही एक दूसरा पॉइंट डाल के नोट कर लीजिएगा, कि बाद में जो विभाजन कर दिया गया है, इन्होंने नहीं किया था, अन्य लोगों द्वारा किया गया। फिर पांचवा पॉइंट आप पांचवा विभाजन डालकर पांचवा डालकर लिख लेंगे कि दिहांग से लेकर बराक नदी तक, जो बराक नदी सूरमा घाटी के पास स्थित है, ये आप ब्रैकेट में करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बना है कि बराक नदी किस घाटी से होकर बहती है। तो दिहांग से लेकर बराक नदी तक पूर्वांचल हिमालय कहलाता है, और बराक नदी और त्रिपुरा के उत्तरी भाग में असम के दक्षिणी हिस्से में बहती है। तो ये आपको इतनी सारी चीजें नोट कर लेनी है। ठीक है, आई होप हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप वीडियो रोक रोक कर नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे का देख लेते। अब अगर हम हिमालय के विस्तार के बाद जब हम दक्षिणी विस्तार देखते हैं, यानी कि जो पूर्वांचल हिमालय जिसे हमने कहा, तो हिमालय के विस्तार के बाद ये पूर्वांचल हिमालय ही तो आया। तो पूर्वांचल हिमालय का यदि हम उत्तर से दक्षिण विस्तार देखें कि कैसा विस्तार है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, पटकाई बुम, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे क्या स्थित है, पटकाई बुम। पेन का कलर रुकिए, नहीं ले लेते हैं हम लोग। तो अरुणाचल किसका विस्तार हम देख रहे हैं, हिमालय, पूर्वांचल हिमालय का उत्तर से दक्षिण विस्तार देख रहे हैं। तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर आप देखेंगे, अरुणाचल में पटकाई बुम, फिर उसके दक्षिण में नागा पहाड़ियाँ, फिर उसके दक्षिण में मणिपुरी पहाड़ियाँ, फिर उसके दक्षिण में, सॉरी, तो यहाँ पे अरुणाचल में पटकाई बुम, उसके दक्षिण में क्या होगा, उसके दक्षिण में मणिपुर, नागा पहाड़ियाँ, यहाँ नागालैंड में स्थित होगा नागा पहाड़ियाँ। उसके दक्षिण में क्या, मणिपुरी पहाड़ियाँ, और उसके दक्षिण में क्या, मिजो हिल्स, यानी ये मिजोरम में होगा। तो ये 4 हिल्स 4 राज्यों में स्थित है, और ये कौन सा क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। तो अरुणाचल में पटकाई बुम, उसके दक्षिण में नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, उसके दक्षिण में मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ियाँ, तथा इसके दक्षिण में मिजोरम में मिजो हिल्स स्थित है। ठीक है, फिर नागा और मणिपुरी हिल्स के बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर बैरल श्रृंखला या श्रेणी स्थित है, यह मणिपुर से होते हुए असम तक आई हुई है। तो मणिपुर हिल्स के बीच में पूर्व से पश्चिम की तरफ बैरल श्रृंखला, ये भी नोट कर लीजिएगा, बैरल श्रेणी स्थित है, यह मणिपुर से होते हुए असम तक आई हुई है। फिर त्रिपुरा के उत्तरी भाग में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसे त्रिपुरी हिल्स कहते हैं, ये त्रिपुरा है यहाँ पे। तो इसके जो उत्तरी भाग में जो पहाड़ियां हैं उसको त्रिपुरी हिल्स कहते हैं। फिर मेघालय के पश्चिम से पूर्व में, मेघालय यहाँ पे है ना, तो मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर गारो खासी जयंती पहाड़ियां स्थित हैं, ये सबको पता होगा। तथा असम में मिकिर श्रृंखला और मिकिर रेंज स्थित है। असम में मिकिर या मिकिर श्रृंखला या मिकिर रेंज स्थित है।
तो मतलब ये अभी सेवन सिस्टर्स में आपको ये सारी पहाड़ियां बताई जा रही हैं कि इतने में कितनी सारी पहाड़ियां स्थित हैं। ये गारो खासी जयंतियां मिकिर श्रृंखला वास्तव में ये प्रायद्वीपीय पठार जो यहाँ पे मैंने बताया था ना, प्रायद्वीपीय पठार, तो ये इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, राजमहल पहाड़ियों का हिस्सा है। यहाँ पे राजमहल हिल्स है, तो उन्हीं का ये एक तरह से विस्तार है। लेकिन सारी पहाड़ियां जो बताई गई हैं वो पूर्वांचल हिमालय का ही हिस्सा है। ऐसा बुक्स में यही लिखा गया है कि ये पूर्वांचल हिमालय का ही हिस्सा है, तो आप भी वही मान के चलेंगे। फिर गारो खासी जयंतियां और मिकिर श्रृंखलाएं ये सब के सब राजमहल पहाड़ी का हिस्सा है। ऐसा माना जाता है कि मतलब क्योंकि यहाँ पे आप पहाड़ बनने का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन बुक्स में जो दिया गया है हम वही मानेंगे कि ये पूर्वांचल हिमालय का हिस्सा है। अगर आप ध्यान से अगर मैप में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये पहले आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, आपको ये पता होगा फिर जो विभाजन हुआ, तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण जो टूटकर अलग हो गई, तो बीच में जो भ्रंश का निर्माण हुआ था, भ्रंश बनने के कारण नदियां और साथ मलबा मतलब बहा कर लाती थी और वहाँ एक तरह से डिपॉजिट करती थी, जमा करती थी, जिसके कारण वहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो गया। नदी ने यहाँ मलबा जमा करके मैदान का निर्माण कर दिया, इसलिए इनके बीच में स्थित बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल की मैदानी क्षेत्र है। और इनके बीच का ये जो गैप है ना, बांग्लादेश और ये पश्चिम बंगाल जो ये बन गए हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, मालदा गैप कहते हैं। क्योंकि ये मतलब मालवा के पठार और इनके बीच राजमहल हिल्स के बीच, राजमहल हिल्स में ही तो स्थित है वो मालवा का पठार, तो ये इनके बीच में विभाजक का कार्य करते हैं, गैप बनाने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मालदा गैप। और मालदा पश्चिम बंगाल में एक जिला है, और राजमहल जो है गारो इसीलिए इनको मतलब जो मालदा है, ये मालदा पश्चिम बंगाल में एक जिला है जिसके नाम पर इसे क्या कहते हैं, मालदा गैप। और इस राजमहल और गारो खासी जयंतियां पहाड़ियों को ये अलग करती हैं, मतलब राजमहल पहाड़ी, ये इधर राजमहल पहाड़ी है, इधर क्या है, गारो खासी जयंतियां। तो इन दोनों को ही तो ये बीच में जो गैप है अलग कर रहा है, जिस वजह से इसको क्या कह देते हैं कि इसको राजमहल सॉरी इसे राजमहल गारो गैप भी कह देते हैं, क्योंकि ये राजमहल पहाड़ी इधर है, गारो खासी जयंतियां इधर है, दोनों के बीच में ये गैप उत्पन्न कर रहा है, यानी कि ये गैप है, तो इसलिए इनको क्या कह देते हैं, राजमहल गारो गैप भी कह देते हैं। राजमहल गारो गैप को ही मालदा गैप कहते हैं, मालदा गैप को ही राजमहल गारो गैप कहते हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये भी मैंने बता ही दिया आपको कि राजमहल गारो गैप मेघालय और झारखंड यानी कि छोटा नागपुर पठार या राजमहल पहाड़ी के बीच स्थित है। आपको पता ही राजमहल पहाड़ी में ही छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गारो खासी जयंतियां तथा मिकिर श्रृंखलाएं इसी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, एक तरह से हम कह सकते हैं ये चीज। तो इतनी सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली। हमने सिडनी गोरार्ड के आधार पर देखा कि नदियों के आधार पर उन्होंने किस तरह से हिमालय का विभाजन किया। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये जो सेवन सिस्टर्स हैं इनमें कई सारी इंपॉर्टेंट पहाड़ियों को देखा। फिर पहाड़ियों के बीच में जो गैप उत्पन्न हुआ है हमने उसे देखा कि मालदा गैप क्या है। अब इसके बाद बारी आती है मैदानी क्षेत्रों की, कि भारत का मैदानी भाग कौन सा है। तो भारत का विशाल मैदान जो है उस इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैदान की चर्चा, अभी पहाड़ों की चर्चा हो रही थी तो पहाड़ खत्म हुए अभी, अब मैदान की चर्चा अगली क्लास में करी जाएगी। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।